वेलकम एवरीवन। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग आएंगे, जुड़ते रहेंगे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका बीपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर है, इस जीएस पेपर में कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यह आपके सिलेक्शन में बहुत ही अहम रोल या मेन रोल अदा करने वाला है। वो इसलिए कि जीएस का दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स के हैं और ये भी 300 मार्क्स के, यानी कि 900 मार्क्स जो आपका राइटिंग पे डिपेंड करता है, जिसमें से 600 मार्क्स जो है वो सिर्फ जीएस से हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना और इसके लिए एक अलग रणनीति बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकेगा। अब देखना क्या है, मेरी एक रणनीति है जो कारगर सिद्ध हुई है, और अगर आपने फॉलो किया तो आपके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगी। ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र 1 यानी पेपर 1, तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पेपर 1 इज डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस, और ईच सेक्शन से आपको 3 प्रश्न, सॉरी, सिर्फ 2 सेक्शन से आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, और एक सेक्शन 2 सेक्शन से 3 क्वेश्चन। दो सेक्शन से 3 प्रश्न के जवाब देने हैं और 1 से 2, तो 3 दूना 6 और 2 8। सेम है पेपर 2 में, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। जो एक प्रश्न होता है वो 38 मार्क्स का है, तो 3 प्रश्न यानी 114 मार्क्स का। इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि 400 से 450 शब्द प्रत्येक, यानी प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर लिखना है वो 400 से 450 शब्दों में लिखना है। आपको कोई सलाह दे रहा होगा कि 500 से ऊपर शब्दों में या 600 से शब्दों में लिखें, तो आप उसे बोलें कि क्या अगर हम 500 से ऊपर से शब्दों में अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो हमारे पास दो टाइम बॉन्ड है 3 घंटे का, इस 3 घंटे में क्या हम 8 प्रश्न को लिख पाएंगे? मुश्किल है, छूटेगा। उसके लिए बहुत ही हाई स्पीड होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकली नहीं है। ये 400 से 450 शब्द, ये जो है यूपीएससी बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये वर्ड भी सिलेक्ट किए हुए हैं कि इतने मार्क्स के लिए इतना वर्ड सफिशिएंट है। अभी जैसा आप जानते हैं कि पहला जो सेक्शन होता है भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं कला और संस्कृति में आपके पास है पटना कला, कलम, चित्रकला, मौर्य कला और पाल कला। पाल, पटना और मौर्य। और इसमें 1857 की क्रांति से, तो अभी उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इस रणनीति पे मैं बात करने वाला हूँ इस सेशन में कि कैसे हमें सिलेक्शन के लिए मार्क्स लाने हैं।
तो पहले इस पूरे स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। सेक्शन 2 जो है वो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र। इसमें से भी आपको 3 प्रश्न लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स के होंगे। टोटल हो जाएगा आपका 114 अंक। सेम आप 400 से 450 शब्दों में इसका उत्तर दें। ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे खेल खराब होता है यहाँ से। ये जो है सांख्यिकी विश्लेषण, ये जो स्टैट का जो प्रश्न है, अगर आपने इसमें 100% नहीं किया तो आपका खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आधारित एक सेक्शन है। अगर इसको आपने 100% कैलकुलेट नहीं किया, 100% मार्क्स नहीं लाए, तो आपका खेल खराब हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि सबसे ज्यादा समझते हैं बच्चे, एक दो चार क्वेश्चन गेस कर लेते हैं और वो समझते हैं कि मैं लिख करके आ गया और बस मेरा हो गया। नहीं, देखिए कहाँ पे काम खराब होता है, उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें से एक दो आप पकड़ लेते हैं, सोचते हैं आप इसको बना लेंगे, यहाँ आप मार खाते हैं। इस चैप्टर में इसमें से आप पकड़ लेते हैं, इसमें और इसमें मार खाते हैं। साइंस वाला इधर लिख लेता है, इधर मार खाता है। सबका अपने अपनी अपनी कमजोरियां हैं। तो मैंने एक स्टैंडर्ड रखा है कि हमें जो है इसके लिए एक सेक्शन के लिए 60%, जैसा आपको दिख रहा होगा कि हमें 60% लाना है सिलेक्शन के लिए। यानी सेक्शन 1 के लिए हमें इसका हम 60% लाएंगे, इसका 60% लाएंगे, तो इसका 60% आ जाएगा अप्रोक्स 68 मार्क्स। ये आ जाएगा 68 मार्क्स। इसी तरह से इसमें भी हम 60% इसका लाएंगे, क्योंकि ये जो है आर्ट्स का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है नहीं कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे। बहुत बेटर लिखेंगे तो आपको 70% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको 60% मार्क्स लाने में ही पसीने आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने 60% को टारगेट रखा है, और इतना अगर आप ला देते हैं सब में, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप पीछे से लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो इसमें भी आप 60% लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 का लगभग 68 मार्क्स। और ये आपका 100 लेकर के 100 आपको बनाना ही है। और ध्यान रखिए, इसमें न स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं। अगर लास्ट में पूरा कैलकुलेशन अगर आपने सही किया है और कुछ स्टेप्स आपने गलत किए हैं, तो उस स्टेप्स के, या सपोज आपने ऐसे किया हो कि 4x2 4x2 = 8 लिखना है, आपने वहां पे 6 कर दिया, तो आपको पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, वहां पे 1 मार्क्स काट दिया जाएगा, बाकी नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए स्टेप्स पे ध्यान दें, जंप ना करें। कहीं कहीं पे उसका विश्लेषण करना होता है, उसको उल्लेख करना होता है, लिखना होता है। तो लिखने से भागे नहीं, हर चीज मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट कर देने से वो एक्सप्लेन नहीं हो जाता। वहां अगर कुछ लाइंस बनती है लिखने के लिए तो आप वहां जरूर लिखें। ये हो गई पेपर 1 की बात। पेपर 2 में क्या करना है, सेम वैसे ही है। सेक्शन 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी है 38। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। 3 प्रश्न के जवाब देने हैं। ये हो गया आपका 114। अगर इसका भी 60% लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 68 मार्क्स।
ये ध्यान रखिएगा। एक जहां ज्यादा आप जाएंगे प्रश्न छूट जाएंगे, आपको आता रहेगा फिर भी आप पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस पे करना है? तो जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखिए और जो आपको आता है वो आंसर आप लिखिए और शब्दों को स्टार्टिंग में काउंट कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो राइटिंग है वो लगभग कितने पेज में कितने पृष्ठों में जाकर के 400 से 450, 430, 440 शब्द में खत्म होते हैं। तो वो कितने पेज लगते हैं? 3 लग रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। कोई बड़ा बड़ा, किसी का फॉन्ट बड़ा होता है लिखने का, किसी का छोटा होता है। तो उस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दें तो इससे आइडिया मिल जाएगा आपको। सेक्शन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इसमें भी आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो 3 प्रश्न के लिए आपको वही 60% तो हमें लाना ही है और बहुत अच्छे से लिखेंगे तो इतना मार्क्स हमें मिल जाएगा। और ये है आपका साइंस। यहाँ होगा खेल खराब। ये खेल खराब ये करेगा कि यहाँ पे आपके 72 मार्क्स जो थे 72 में 72 मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ आपका मान लिया बहुत अच्छा लिखा आपने तो 70% देगा, 100% नहीं होने वाला है। तो ये देख लीजिए इसका 70% कितना हो रहा है। यानी कि 70% आपका मैक्सिमम है जो 50 अंक के पास जाकर के रुक जा रहा है। यानी यहाँ जहाँ 72 में 72 रहा था, यहाँ 50 अंक लास्ट है। 50 अंक यहाँ लास्ट है, इससे ज्यादा मुश्किल है। अब हम देखेंगे यहाँ कि कैसे हम जो कट ऑफ मार्क आएगा उसमें हम आ जाएंगे इसके थ्रू। तो मैंने क्या लिखा था, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो इसका आया हमें 68, इसका हमें आ गया कितना 68, और इसका मान लिया हमने सारे सही कर दिए थे, आ गया 72। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 16 और 2 18, हो गया 6 दूना 12, 18 19, 198। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए एक बार। 8 दूना 16 और 2 18 की 8, बाकी 1 6 दूना 12, 12 और 7 19 20, सॉरी 208। ये हो गया आपका पेपर 1। उसी तरह से जो पेपर 2 है उसको देख लीजिए। पेपर 2 में भी हमारा कितना आ गया 68, यहाँ आ गया 68 और यहाँ हमने मान लिया कि आ गया मेरा 50। इसको जोड़ लीजिए, हो गया 8 दूना 16 और 6 3 18, 186। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो गया 8 6 14 की 4, बाकी 1
और 8 है 1 9 और 2 और 1 3 394 कितने में 600 में। यानी कि कितना परसेंट हो गया ये, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 6 छक 36 और 3 और 6 25 30 और 4 इतना पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो इतना हम ये लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है। अब इसमें अगर हम ऑप्शनल का जोड़ ले तो अगर 394 आ जाता है मैंने बोला था कि ऑप्शनल जो है आपका अपना सब्जेक्ट है और उसमें 70% मार्क्स आपको लाना ही है। 70% यानी कि 300 का 70% 210 और ये आपका आ गया 394। ये हो गया आपका कोई भी ऑप्शनल है और ये है आपका 394 ये आ गया 4 9 + 1 10 3 5 है 604 ही होगा। 4 और 2 6 4 10 604 ठीक है। ये आ गया रिटेल का, ये जो मार्क्स है वो रिटेन का मार्क्स है। इसमें जुड़ेगा प्लस इंटरव्यू जो कि आपका है 120। आप कैसा देते हैं उसमें से जो भी जुड़ेगा वो आपका रिजल्ट यहाँ से मान लेते हैं। यहाँ से ये मार्क्स आया प्लस ये हो जाएगा तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रहा पूरा कैलकुलेशन कि पेपर 1 में हम अगर सारे जितने भी प्रश्न है उसमें से हम 60% लाना है और जो स्टेट का जो क्वेश्चन है उसे हमें 100% बनाना है और साइंस एंड टेक का उसमें हमें 70% लाना है। तो ये रहा आपका पूरा कैलकुलेशन आपके सामने। जीएस में आपका आ जा रहा है 394 और ऑप्शनल का 70% 210 दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है आपका 604 प्लस इंटरव्यू तो आ गया आपका रिजल्ट। अभी जो 63वीं का जो रिजल्ट आया है कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है 63वीं का, उसको एक बार देख लेते हैं। फाइनल कट ऑफ 63rd बीपीएससी एग्जामिनेशन। इसमें से मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, मेन आपको दिखा दे रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, क्योंकि मैक्सिमम को हम देख लेंगे तो मिनिमम ये सोचने की जरूरत
नहीं है, ये है 588, ये है आपका 595, 553 एंड 575। ये है आपका कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ है आपका 63rd का। तो मैंने क्या जो स्ट्रेटेजी बताया उसके हिसाब से कितने आ रहे थे, 604। 604। तो 604 अगर आ रहे हैं, ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो है कट ऑफ डिपेंड्स ऑन number of vacancies and a standard of क्वेश्चन पेपर। कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो किसी भी एग्जाम का किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि वैकेंसी पे डिपेंड करता है, और स्टैंडर्ड ऑफ सॉरी वैकेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था उसके ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह कोई आसान एग्जाम है नहीं। यह एक कमीशन का एग्जाम है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप्स जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसने क्या किया हुआ है कि आपको अंदर से खोखला बना दिया हुआ है। आप वन लाइनर पढ़ते हैं और एग्जाम दे करके आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो कंसेप्चुअल जो एस्पेक्ट रखना चाहिए एक विद्यार्थी को, जो आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन तक, जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप कैसे डिटेल्स में एग्जाम आपने दिए होंगे, वो ऐसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपको सब्जेक्ट पे क्या पकड़ है। और वनडे एग्जाम एक्चुअली क्या था कि यूपीएससी की एक पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि इतने लोग जब अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट्स की भीड़ को कम कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। तो पहले भीड़ कम करनी है, भीड़ को कम करने के लिए वनडे एग्जाम का आयोजन किया जाने लगा, और उसके बाद फिर उसमें मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। और जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें वनडे एग्जाम को ही आगे बढ़ा दिया गया, उसी को ही रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया बना दिया गया। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो नॉन वेस्टेड जो एग्जाम्स होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं। तो उसकी तैयारी करते करते क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो है वो धूमिल हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो उसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसे पॉलिश करने की जरूरत है। आपको खुद से मेहनत करना है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है पड़ेगी,
क्योंकि नए लड़के हैं तो उन्हें एक मार्गदर्शन चाहिए होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इस तरह से आपको वापस फिर ग्रेजुएशन वाले दिन में जाना होगा, पूरी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी होगी, अभ्यास ही आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा। अभ्यास और प्रश्नों पर पकड़, लिखते कैसे हैं, आपका ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें से आपको अपना ओपिनियन देना होता है। तो जब ओपिनियन देना होगा तो वहां पे आप ऐसे ही ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। आपको पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को आपको बताना होता है। जैसे सपोज अभी तत्काल में किसान आंदोलन बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, उसका अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है और इससे प्रश्न संभावित है कि आपके आयोग बिहार लोक सेवा आयोग पूछेगा, क्योंकि जो एपीएमसी है वो सबसे पहले समाप्त करने वाला जो राज्य है वो बिहार राज्य है और बिहार में इसके लिए किसानों में कोई हंगामा है नहीं, कौतूहल है नहीं। ये सारे जो हंगामे हैं ये है आपके एनसीआर के आसपास, यानी नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास, पंजाब, हरियाणा, यूपी के बेल्ट्स में। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि यहाँ के किसान धनी है। धनी होने का रीजन है आपको हरित क्रांति की देन। जो हरित क्रांति हुई थी उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट इन्हीं स्टेट्स को मिला था, इन्हीं क्षेत्र को मिला था, पंजाब, हरियाणा। आपने हरित क्रांति में आप पढ़े होंगे कि ये सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य रहे। तो ये अन्न भी, अनाज भी ज्यादा उत्पादन करते हैं। इनका जो विक्रय का व्यापार है, अनाजों का व्यापार है, वो ज्यादा है। बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होगा कि बहुत से किसान जो हैं पंजाब, यूपी के, ये अपने फसलों का डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में नहीं है। तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए इसके अलग अलग पहलू पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार में क्यों इतना ये नहीं है, बिहार के किसान जागरूक क्यों नहीं? तो बहुत सारी चीजें, इसके बारे में चर्चा वो दूसरे क्लास में करूंगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका कुछ कंक्लूजन आए, सरकार और किसान के नेताओं के बीच कोई समझौता है, ताकि निष्कर्षतः जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो वो लिख दे। अभी बता देना उचित नहीं है लगता। तो इस रणनीति को फॉलो कीजिए। मैं मानता हूँ कि ये रणनीति कारगर है जो मैंने बताया, और देखिए आपका रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। थैंक यू।